To watch more videos and support our channel, Dalit Poetry and Literature, please subscribe. सबको मेरा प्यार भरा जय हिंद। मैं वैभव झा यहाँ पर आया हूँ आपसे बात करने के लिए। तो कुछ कहने से पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आज हिंदी में बात करूँगा। मैंने पहले सोचा था कि अंग्रेजी में बात करूँ, लेकिन अंग्रेजी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जो जिस बात को मैं कहने जा रहा हूँ, जातिगत अत्याचार, आरक्षण के बारे में जो कुछ कहने जा रहा हूँ, अंग्रेजी भाषा में ऐसे कई बार मुझे कठिनाइयाँ आई हैं कि उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी मुझे मिल ही नहीं पाई। जो जिस प्रकार का उत्पीड़न हम सहते आ रहे हैं, आज भी सह रहे हैं, और जिस प्रकार के अत्याचारों से हम गुजर रहे हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी उसमें मुझे दिखी नहीं, इसलिए मैं उसमें सहजता महसूस नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले मैं मजलिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा हूँ। जिस योद्धा को देखते हुए हम बड़े हुए हैं, और कुछ के ज़माने से बेज़वादा विल्सन में एक नाम हम सुनते आ रहे थे, ऐसा एक आदमी है। धीरे धीरे फेसबुक आ गया, डिजिटल मीडिया आगे बढ़ती गई, तो ये आदमी हमें समझ में आते गया इस आदमी का काम कहाँ तक चालू है, कहाँ तक ये लेके जा रहा है। और फिर मैनुअल चैलेंजिंग की जो समस्या थी, जो पहले हमें लगती थी ये जातिगत परंपरा से चलती आई हुई एक बहुत ही घृणास्पद परंपरा है जो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन इस आदमी ने इसे हटाने के लिए जो पुरजोर प्रयास किया, उसी को देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। आज उनका यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है, तो मैं सबका उनकी तरफ से, मेरी तरफ से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरी बात शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो यह है कि हमें अपनी धारणाएं चेक करनी है, हमें अपनी धारणाएं गिननी है। आज जिस प्रकार के नैरेटिव धारणाएं या चेतना कह लीजिए, जो चेतनाएं आज जिंदा है, समाज में चल रही है, उसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो इस देश के पिछड़ी जातियों को और महिलाओं को ही भुगतना पड़ा है। हमें इस बात को समझ में लेना चाहिए। जबकि दुनिया में आप कहीं भी जाइए तो आपको दो प्रकार के ही वर्ग अस्तित्व में दिखाई देंगे। एक वर्ग होता है अमीरों का, एक वर्ग होता है गरीबों का, एक वर्ग होता है मालिकों का, एक वर्ग होता है मजदूरों का। लेकिन जब आप भारत में आते हो तो आपको ये टू पार्टी सिस्टम जो होती है, दो वर्गों वाली जो सिस्टम है, वो आपको ये सिस्टम आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। आपको इंडिया में मिलेगी चार वर्णों वाली सिस्टम। यहाँ पे वर्ग काम नहीं करते, यहाँ पे वर्णों की सिस्टम है। सबसे पहले है ब्राह्मण, दूसरे है क्षत्रिय, दूसरे है क्षत्रिय, तीसरे है वैश्य, और जो होते हैं शूद्र, और शूद्र के बाद आते हैं अति शूद्र, जो उनको कहा जाता है अछूत, जिनको कोई गिनता भी नहीं था। तो ऐसे वर्णों की सिस्टम में एक वर्ण ने दूसरे वर्ण को जैसे जमा दिया और उन्हें कह दिया कि ज्ञान का अधिकार तो सिर्फ हमारा है। ब्राह्मण ने कह दिया कि ज्ञान का अधिकार सिर्फ हमारा है, क्षत्रिय ने कह दिया बल और हथियार का अधिकार सिर्फ हमारा है, वैश्य ने कह दिया धन सिर्फ हम ही जमाएंगे, और शूद्र को कह दिया और अछूतों को कह दिया आप तो बस ताड़न के ही अधिकारी हैं। ये ऊपर वाला जो वर्ग बैठा था, इस वर्ग ने नीचे वाले वर्ग को जमा कर दिया और नाम दे दिया फ्रोजन क्लास का। आप इसके नीचे नहीं जा सकते और आप इसके ऊपर नहीं आ सकते। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उन्हें प्रतियोगिता नहीं चाहिए, उन्हें रेस नहीं चाहिए, उन्हें एक दूसरे से होने वाली प्रतियोगिता से डर लग रहा था। अगर ये प्रतियोगिता के लिए सबके साथ हम खड़े हो गए तो ये निचले वर्ण में बैठा हुआ अगर कोई भी आदमी अगर प्रतियोगिता में आ गया तो ये हमसे कंपटीशन कर बैठेगा, ये हमसे आगे निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने इन सभी वर्णों को एक वर्ण में जमा कर दिया और उनको नाम दे दिया फ्रोजन क्लासेस। और इसी वजह से ये चार वर्ण अस्तित्व में रहे और इनका जो वजूद था वो कामयाब रहता है। इसी व्यवस्था में अगर हम देखने जाए तो इसी व्यवस्था को देखते हुए हमें पता चलता है कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के आगे नहीं जा सकता, एक वर्ण दूसरे वर्ण के आगे नहीं जा सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हमें आरक्षण की जरूरत है। जब भी कभी आरक्षण की बात चलती है तो हमें कहा जाता है कि ये कंसेशन है। मराठी में हमें हर बार घृणास्पद नजरों से या कुछ ऐसे स्टेटमेंट से हिनाया जाता है कि आगे दलितांचे जावई आले, सरकार के जावई आले, ये सरकार के दामाद आले। ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये किसी ने दी हुई, सरकार की दी हुई खैरात नहीं है, ये कंसेशन नहीं है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा अधिकार है। इसी जातिगत व्यवस्था ने, इसी जाति व्यवस्था में जो हुए जड़ों को हमें इतना खोखला बना दिया था, इतना जड़वादी बना दिया कि हम अपना वजूद बनाने के लिए भी 20वीं सदी तक इंतजार करते रहे थे
तो आप सोचिए जो 5000 सालों तक जिन वर्णों को दबाया गया, कुचला गया, दलाया गया, उनको आप सिर्फ 50 सालों में अपने बराबर आए हैं, इस तरीके का कैसा आप अवसर मान सकते हैं? हमें भी ये सोचना चाहिए कि ये रिजर्वेशन की जो सिस्टम है, आरक्षण की जो प्रणाली है, वो किस तरीके से दी गई है। तो उससे पहले मैं आता हूँ, मुझे कहा गया था कि आपको एट्रोसिटी के बारे में बात करनी है। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ एट्रोसिटी के सिलसिले में। आज महाराष्ट्र की बात करें तो एक साल में लगभग 1600 से ज्यादा एट्रोसिटी की केसेस दर्ज होती है। होती ज्यादा है लेकिन दर्ज होती है 1600 के आसपास। 1600 के आसपास दर्ज होने के बाद उसमें से कोर्ट तक पहुंचती है लगभग 10%, और उन 10% केसों में से 3% केसेस में ही कन्विक्शन हो पाता है। तो यानी कि 1600 केसेस में से कन्विक्शन का रेट लगभग 4 से 5 केसेस का ही है। तो पिछले 15 सालों में, जब से मैं इस मूवमेंट में काम कर रहा हूँ, जो मूवमेंट में काम करते करते 10 साल हो गए हैं, ये 10 सालों में मेरी नज़र में और मेरे नज़र में आए हुए जितने भी केसेस हैं उनकी संख्या जब मैंने गिननी चाहिए तो उसमें सिर्फ 32 केसेस ही कन्विक्टेड नजर आए। बाकी के सारे केसेस आज भी कोर्ट में पड़े हुए हैं। रमाबाई कॉलोनी हत्याकांड आप सभी को पता होगा। 1997 में 1997 में रमाबाई कॉलोनी में जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें 11 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये हत्या पुलिस की गोलियों द्वारा हुई थी। क्यों हुई थी हत्या? तो ये लोग जो बस्तियों में रहने वाले लोग थे, बस जवाब मांगने के लिए रास्ते पर आए कि बाबा साहब के पुतले पर चप्पल का हाथ किसने चढ़ाया, ये क्यों हुआ? तो उसका जवाब दिया गया पुलिस ने गोलियों से, और उन पर इल्जाम लगाए गए ये टैंकर जलाने आए थे, ये गाड़ियां फोड़ने आए थे, ये बम फोड़ने आए थे। उनको जवाब में दी गई डरा गोलियां। स्कूल जाने वाला 7 साल का बच्चा, कॉलेज जाने वाली 16 साल की लड़की, इनको भी पुलिस की गोलियों का शिकार बनाया गया। आज 2018 चल रहा है, 2018 में भी आज तक उस केस का कोई रिजल्ट नहीं आया। मनोहर कदम, जिसपे ये सारे एलिगेशंस थे, वो आज भी खुलेआम है, उसको कोई सजा नहीं हुई है, उसको बस पुलिस डिपार्टमेंट में 2 बार सस्पेंड कर दिया, वापस सर्विस में ले दिया। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात जो है, जिनको इस केस में आई विटनेस के तौर पर लिया गया था, आज उनको ही इस केस में आरोपी के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके ऊपर ही केसेस चलाए जा रहे हैं कि नहीं आप भी शामिल थे इस पूरे हत्याकांड के बारे में। तो वो लोग आज तक अदालत के चक्कर काट रहे हैं। तो ये सिस्टम बनते जाता है। अब उसके आगे आते हैं खैरलांजी हत्याकांड की तरफ। खैरलांजी हत्याकांड आप सभी को तो पता ही होगा कि किस प्रकार की बर्बरता हुई थी उस हत्याकांड में। एक परिवार था, एक परिवार में एक लड़की 12वीं में पढ़ती थी, 12वीं पास हो चुकी थी। 12वीं में पास होकर उसने एनसीसी में अव्वल नंबर लाए थे। साइकिल पर कॉलेज जाया करती थी, पूरे गांव के सामने से। देखिए ये पैटर्न बहुत अलग है। एक लड़की होकर एनसीसी में अव्वल आना, 12th में 12वीं में अच्छे मार्क्स लाना और साइकिल से रोज कॉलेज जाना। बाप का एक खुशहाल खेत जिसमें उस साल अच्छी उपज पैदा हुई थी। 2 लड़के थे घर में, एक अपाहिज लड़का था, एक अच्छा लड़का था। जिसमें तो अच्छा मतलब जो अपाहिज नहीं था, तो जैसे 2 लड़के थे और एक माँ थी। कुछ छोटा सा झगड़ा हुआ गांव के उनके घर से पानी आने का। तो उस झगड़े का कारण, झगड़े की जो परिणाम था वो क्या बन गया? माँ बेटी को पूरे गांव के सामने सरेआम नंगा घुमाया गया। पूरे गांव वालों ने मिलकर 49 लोगों ने मिलकर उन पर बलात्कार किया। दोनों बेटों के जन्मांग काट दिए। उनको काट कर नदी के तालाब के बाजू में एक जो गटर थी वहां पे फेंक दिया गया। बेटी को रास्ते पर ऐसे ही निर्वस्त्र तरीके से उसको लिटाया गया, वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। माँ की अवस्था भी उससे कोई बुरी नहीं थी, वैसे ही माँ की अवस्था थी। बच गया तो अकेला बाप 2014 तक न्याय की गुहार लगा कर थक गया, आखिर उसने भी दम तोड़ दिया। लेकिन आज तक खैरलांजी के केस में कोई भी न्याय नहीं मिला। इसके आगे जब जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये सरकार ने इस टाइम क्या किया? सरकार ने बहुत कुछ किया ना। सरकार ने खैरलांजी गांव को टंटा मुक्ति गांव नाम का आदर्श गांव का पुरस्कार दे दिया। ये पुरस्कार ऐसा है कि जिस गांव में भी एट्रोसिटी होती है, सरकार उस गांव को टंटा मुक्ति गांव पुरस्कार दे देती है। जिस गांव को ये पुरस्कार मिल जाता है, उस गांव को बाद में कभी कोई परेशानियां, कभी कोई कठिनाइयां नहीं सहनी पड़ती। अगर जिस गांव में अगर एट्रोसिटी की केस हो जाती है, कि समझो मैं एक फलाना गांव से हूँ, मेरे गांव में अगर एट्रोसिटी हो जाती है तो मुझे कोई फंड नहीं मिलेगा सरकार की ओर से,
लेकिन अगर गंगा मुक्ति गांव का पुरस्कार अगर मुझे मिल चुका है, मेरे गांव को मिल चुका है, तो मेरे गांव में कितनी भी बड़ी घटना होने दो, एट्रोसिटी की केस नहीं लग सकती। पूरे गांव को बचा दिया। सरकारी वकील थे उज्जवल निकम जी, उन्होंने उस केस में से पूरे के पूरे 49 लोगों के ऊपर जो रेप का केस था, रेप का एलिगेशन था, वो मिटते हुए देखते रहे। उन्होंने कुछ उस पर काउंटर रिएक्शन नहीं दिया। ये सरकार ने मदद की। सरकार ने कहा भैयालाल भोतमांगे को नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी भी नहीं मिली। आखिरी दम तक सब पॉलिटिशियंस ने मिलकर उसका इस्तेमाल किया, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। ये हो गई खैरलान जी की बात। लेकिन खैरलान जी के बाद जो सैलाब उमड़ा, जो लोग रास्ते पर उमड़े, उन लोगों को सरकार ने और एक मदद की और सरकार ने कहा ये अर्बन नक्सलाइट है। आज बीजेपी कह रही है अर्बन नक्सलाइट, लेकिन ये टर्म कॉइन हुआ था कांग्रेस के टाइम पे। हमें ये सारी बातें भी समझनी पड़ती है, क्योंकि जब हम पिछड़ी जाति से आते हैं तो हमें बस सोसाइटी हमें किस तरीके से ट्रीट करती है यही देखना नहीं पड़ता। हमें एकेडमिक से भी डर रहता है, हमें पॉलिटिक्स से भी डर रहता है, हमें सोशल एक्टिविस्ट से भी डर रहता है, हमें हमारे अपर क्लास एलिट से भी डर रहता है, क्योंकि कभी किसके अप्रोप्रिएशन आकर हम पे हमला कर देंगे और हमारा हक हमसे छीन लेंगे, हम पता भी नहीं कर पाते और हम बस देखते ही रह जाते और बाद में कहते यार हमारा पत्ता तो आराम से काट दिया, और हम कुछ कह नहीं पाते। चलो अभी ये हो गई खैरलान जी की बात 2006 की। मैं इसलिए गिना रहा हूं कि जो कास्ट एट्रोसिटीज की जो बर्बरता है ना, वो किस तरीके से है वो हम देखना चाहते हैं। अहमदनगर जिले में सोनई नाम का एक गांव है, वहां पे 3 लड़के थे। बस उन पे संशय, उन पे एक शक था कि अपर कास्ट लड़की से उनके प्रेम संबंध है, उसमें से एक लड़के थे। तीनों बेटों के सर काट दिए गए, प्लास्टिक बैग में रैप करके सेफ्टी टैंक में डाल दिए गए। उनकी माँ तो उनको देखने को तैयार नहीं थी। आज तक उनका केस वैसे ही चालू है, उस केस के बारे में कोई कुछ भी आज तक जस्टिस नहीं हुआ। थोड़ा सा आगे जाते हैं, 2014 में और एक सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ था नितिन आगे का, आप सभी को तो पता ही होगा। वही वहां पे भी वही प्रॉब्लम, शक कि मेरी बेटी से प्यार है, तो गांव के जितने भी अपर कास्ट है उस लड़के को पकड़ा, पहले बहुत बड़ी बहरई में से पीटा, स्कूल से उसको घसीटते हुए लेके गए, बहरई में से पीटे। गांव के लड़कों की जो महंगी महंगी बाइक्स थी, केटीएम नाम की, केटीएम की जो बाइक होती है ना, बहुत महंगी बाइक है, एक लगभग 2-2.5 लाख के ऊपर आती है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बाइक उसको कहा जाता है। ऐसी ब्रांडेड बाइक को उसको बांध कर घसीटा गया, उसके बदन से पूरे उसकी चमड़ी उधेड़ी गई। उसके बाद में उसको बाइक उसके शरीर पे से लेके गए, गर्मा गर्म सलिया उसके गुप्तांग में, उसके जन्नांग में घुसाई गई। इतने से भी वो नहीं मरा तो उसको फिर पानी की टंकी पर लाकर उधर ऊपर से नीचे फेंक दिया गया और अंत में जाकर उसको झाड़ से फांसी पर लटका दिया गया। आज तक उसका बाप न्याय की गुहार लेकर यहाँ से वहां घूम रहा है, कोर्ट तारीख के अलावा कुछ नहीं दे दिया। सरकार ने कहा मुआवजा देगी, अब ये सरकार भी कह रही है कि वो टाइम पे हम इमरजेंसी में थे, हमने जो किया था वो आगे की सरकार को करना है, सरकार कह रही है, पिछले वाले सरकार ने कहा था। बात मुआवजे की नहीं है, माँ बाप ने बेटा गंवाया है, माँ बाप ने बेटा तो गंवाया है, साथ में सोसाइटी में पिछड़े तबकों में एक गुस्सा भी है और डर भी है। ऊना में भी क्या हुआ, ऊना में भी वही हालत है। ऊना में लड़कों को महिंद्रा की कार से बांध कर मारा गया, इस तरीके से मारा गया कि मैं आगे बस देखता रहा कि इतनी महंगी ब्रांडेड गाड़ियां तो ये इंसानों ने इजाद की है खुद की सुविधा के लिए कि यहाँ से वहां तक एक शहर से दूसरे शहर हम जल्दी जा सके। लेकिन ये आने वाला उदारीकरण और बाजारीकरण का जो दौर था, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर था, ये दौर भी जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाया, बल्कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो भी कुछ पनपा है उसी का आधार लेकर जाति व्यवस्था को इन्होंने और भी मजबूत किया है और उससे निकलने के, उससे छूटने के सारे लूप होल्स इन्होंने अपने इख्तियार कर लिए। तो हमें इन बातों को समझते हुए जब मैं आगे जाता हूं तभी मैं सबसे कहता हूं कि ये जातीय उत्पीड़न जो है ये खत्म हो नहीं रहा। हम जितना भी प्रयास कर रहे हैं, ये ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, ये हमको आगे नहीं आने देते, ये मान नहीं रहे हैं। हम कितना भी सोच ले तो ये समझ नहीं रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। और ये हक क्यों चाहिए? तो ये हमारे संसाधनों के ऊपर बैठे हुए, हमारी इक्विटी इन्होंने हाथ में ली है,
हमें बस हमारी इक्विटी चाहिए। आप इक्वालिटी की बात करते हो, नहीं हमें इक्विटी चाहिए। इक्वालिटी के नाम पे आपने हम लोग को बहुत ठगा, बहुत फंसाया कि नहीं आप एक तरीके हो, आप एक तरीके के बैठ लो, तीनों चेयर एक तरीके के लेंगे, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेस आने वाले होते हैं ना, वो रिसोर्सेस कभी एक तरीके के नहीं आते। इसलिए हम कहते हैं कि हमें अभी इक्वालिटी नहीं, हमें इक्विटी की जरूरत है। इसलिए कहते हैं हमें हमारा जंगल चाहिए, हमारा जल भी चाहिए, हमारी जमीन चाहिए, हमारे जनता होने का अधिकार हमको चाहिए। जल, जंगल, जमीन और जनता, ये हमारे अधिकार हैं और इसी इक्विटी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी आरक्षण जो है, हमारी मांग है, वो हमारा अधिकार है। जिस समूह का उत्पीड़न आज भी जाति के आधार पर हो रहा है, उस समूहों को मिलने वाली जो भी कुछ रियायतें हैं वो उनका अधिकार है और जातीय आरक्षण ये उनका अधिकार है। हमेशा एक गलत प्रचार घूमते फिरता है कि आरक्षण तो बस 10 साल के लिए था। नहीं, आरक्षण 10 साल के लिए नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन्होंने 2 चीजें बहुत कंफर्म की। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो था, पॉलिटिक्स में आने के लिए, इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए जो रिजर्वेशन जरूरी था, वो रिजर्वेशन का टाइम फ्रेम सिर्फ 10 साल तक का रखा गया था। क्योंकि उन्हें पता था एक जनरेशन जब पॉलिटिक्स में आ जाएगी ना, तो उसके बाद में उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं लगेगी। लेकिन इस रिजर्वेशन का रिवर्स इफेक्ट दिखने लगा, तो उन्होंने क्या किया, हर 10 साल के बाद एक नई अमेंडमेंट लाकर ये 10 साल का रिजर्वेशन आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सरकारी नौकरियां और बाकी के तरीकों के जो सरकारी संस्थान है, वहां पे मिलने वाला जो रिजर्वेशन है, उसके लिए मात्र कोई टाइम फ्रेम नहीं है। उसके लिए बस एक ही मसला है, एक ही सुझाव है उसके लिए कि आपको गिनना पड़ेगा कितने लोग आज भी मिट्टी के घर में रहते हैं, पक्के घर में रहते हैं, कितने लोगों को आज भी बस से ट्रैवल करना अफोर्ड होता है या नहीं होता है, कितने लोगों के घर की औरतें आज भी 2-2, 10-10 किलोमीटर चलकर पानी लाती है या नहीं लाती है। इन सारी चीजों के पैरामीटर्स चेक करने के बाद ही आप रिजर्वेशन पॉलिसी को नई तरीके से फ्रेम करना होगा। लेकिन 1991 से हम मांग कर रहे हैं, सभी मांग करें कि जाति निहायत जातिगत जनगणना हो। 2011 को हुई, लेकिन आज तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। वो रिपोर्ट क्यों नहीं ला रहे बाहर? कि उनको डर है कि जो संख्या थी, जो स्थिति थी, वो बद से बदतर हो गई है। अगर वो बद से बदतर हो गई तो इनको रिजर्वेशन का कोटा बना देना पड़ेगा, बढ़ाकर देना ही पड़ेगा। अगर अच्छी हो गई है तो हम खुशी से तैयार है। अब अच्छी हो गई है तो फिर इसका मार्जिन जो है वो कम कर दो, लेकिन वो लाने के लिए भी तैयार नहीं है। आज भी हम जब कभी बैंक जाते हैं, मैं एक नौजवान हूँ, मैं अलग अलग तरीके के काम करता हूँ। मैं जब भी कभी बैंक जाता हूँ तो मुझे मेरे बैंक में काम करने वाले बहुत सारे दोस्त हैं जो अपर क्लास है, 50 है, वो बताते भाई एक पर्टिकुलर सरनेम जो है वो ब्लैक लिस्ट है। ये आप सभी को पता होगा, नहीं होगा पता नहीं, ये जिनका नाम उस कैटेगरी में आता है उनको ही पता होता है, जो जिनकी बस्तियां उस कैटेगरी में आती है उनको ही पता होता है। अगर मैं कहूँ मैं रमाबाई कॉलोनी से हूँ तो मुझे किसी बड़े उद्योग के लिए, मुझे किसी नए वेंचर के लिए कोई लोन नहीं देगा, मुद्रा लोन तक नहीं मिलता सरकार का। हमारे सरनेम ब्लैक लिस्टेड है, हमारी बस्तियां ब्लैक लिस्टेड है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि मीडिया, देश का जो मीडिया है, उस मीडिया में आप मुझे एक नाम बता दीजिए जो पिछड़ी जाति का है और वो संपादक है। एक नाम नहीं है। बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के जो मीडिया हाउसेस है, उसमें एक नाम बता दीजिए जिसमें पिछड़ी जाति से आया हुआ कोई भी उम्मीदवार आज संपादक है। मुझे एक मीडिया हाउस का नाम बता दीजिए जिसमें मुख्य संपादक, प्रमुख संपादक एक महिला है। एक भी नहीं है। ये सवर्ण पुरुषों के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था है और ये सवर्ण पुरुष ही इस पर, ब्राह्मणी व्यवस्था से आए हुए सारे सवर्ण पुरुष ही इस पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, अपना रोड़ा जमाए बैठे हैं। इन्हें दलितों से सख्त नफरत है। माफ कीजिएगा, दलित जल्दी से मुंह से निकल गया, मैं इस अवधारणा के खिलाफ हूँ, लेकिन पिछड़ी जातियों के लोगों से इनको नफरत है, इनको महिलाओं से नफरत है, इनको इनके आगे जाने वालों से नफरत है। इनके जहन में बैठने वाले जितने भी प्रोजन क्लासेस हैं उनको आगे जाते हुए ये लोग देख नहीं सकते। एट्रोसिटी के केसेस जब भी आते हैं तो ये मीडिया उनको छूती नहीं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले 10 सालों में सिर्फ 12 केसेस थे जिसको मीडिया ने हाथ लगाया। ऐसे केसेस कभी मीडिया के एजेंडे पर नहीं होते, मीडिया कभी इनको देखती भी नहीं है। लेकिन अगर उसी के अलावा अगर दूसरे केसेस होते हैं, अपर क्लास से आने वाले जो केसेस होते हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ऐसा क्यों होता है?
कि पिछली जाति से आने वाले लोगों के जान की कोई कीमत होती है या नहीं होती है, क्या आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं, या सिर्फ अपना दुख ही सबसे बड़ा दुख होता है? इस बारे में आप सोचते हो। एक वाकया आपको बताता हूँ। पिछले 6 दिसंबर को हर 6 दिसंबर को यहाँ पर दादर में पूरे देश भर से सारे अम्बेडकरवादी आते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये हर बार की बात है कि 6 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर के जो पेपर की हेडलाइन होती है, वो हेडलाइन में लिखा जाता है कि लोग आले आणि खूप घाण करून गेले, ये लोग आए और पूरी गंदगी फैला के चले गए, हमारी मुंबई गंदी करके चले गए। इस साल 6 दिसंबर को गत वर्ष 2017 में इन्होंने कमाल कर दिया। और ये कमाल क्या कर दिया पता है? इन्होंने कहा 6 दिसंबर को ये लोग आए और इन्होंने 70,000 टन कचरा फैलाया। 70,000 टन। मैं सोचने लगा 70,000 टन, 70,000 टन, बोला 10 दादर मिलकर भी बिठाएंगे तो 70,000 टन कचरा बैठेगा किधर। फिर एडिटर को फोन किया, उनको पूछा कि बाबा 70,000 टन कचरा आपने गिना, कभी मुझे बताइए। आपने न्यूज दी है, आपने फैक्ट्स दिए हैं, तो फैक्ट्स आपने चेकआउट तो किए होंगे। आपके कौन से रिपोर्टर ने 70,000 टन कचरा दिया है, कचरा गिना है, बताइए। चलो ठीक है, आपको किसी ने तो बता दिया होगा, लेकिन उसके आगे आप ये लाइन क्यों लिखते हो कि 200 केसेस सेंटेड फिनाइल वहां पे डाला गया तभी वहां की दुर्गंध हटी। अरे हमारे बदन से क्या बदबू आती है? आपको पेपर में ये, आप अपने प्रकाशन में, आप अपने पब्लिकेशन में इस तरीके की लाइन हेडलाइन में क्यों इस्तेमाल कर भी कैसे सकते हो कि 200 केसेस सेंटेड फिनाइल डालने के बाद वहां की दुर्गंध चली गई? ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? जब उनसे पूछा गया कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, उन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे। जवाब आया, करोगे भी क्या, तुम्हें आता भी क्या है? पत्थर ही तो मारोगे, कांच ही तो फोड़ोगे, आकर हमको धमकाओगे। बोला हम धमकाएंगे नहीं। वो जमाना गया, ना आएंगे, ना धमकाएंगे, ना कांच फोड़ेंगे, लेकिन जवाब जरूर लेंगे। तो मैं रिपोर्टर था एक टाइम पे, मुझे पता है जर्नलिस्ट के काम करने का एक सलीका होता है, एक तरकीब होती है। जीमेल के अलावा कोई काम नहीं कर सकता, मेल बॉक्स पैक हो जाए तो वाट लग जाती है। तो कुछ नहीं, 10,000 लड़के जमा किए, सबको बोला 25-25 MB के वीडियो और फोटो कि किस तरीके से सब कुछ क्लीन था, आपने कैसे झूठी खबरें फैलाई है, बस डाल दो। सर्वर ब्लॉक हो गया, सर्वर ब्लॉक हो गया। खर्चा करना पड़ा अलग से। साथ ही में कुछ अलग अपने थोड़े से सयाने दोस्त हैं, वल्पू, एरियल, हैवलस्टाइन, फिलिप्स, सबको लेकर लिख दी। अगर आप ऐसे कास्टिस्ट पब्लिकेशंस को एडवर्टीजमेंट देते हो तो हम एज अ कम्युनिटी, एज अ ग्रुप आपके कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद करेंगे जून तक उनके एडवर्टीजमेंट बनेगी। हमें तरीके दो, अफर्मेटिव एक्शन करना है ना, तो बस आने वाली चीजों पर डिपेंड नहीं रहना। हमें लड़ाई के तरीके जो है वो बदलने हैं, हमें भिड़ने के तरीके बदलने हैं। पत्थर उठाने वाले दिन गए, ये अलग टाइम है, हमें अलग तरीके से सबके सामने जाना है, हमारा हक भी मांगना है, लेकिन हमें हिंसा नहीं करनी। लेकिन हिंसा नहीं करनी इसका मतलब वो नहीं कि एक गाल मार के दूसरा गाल आगे करेंगे, वो सिखाई नहीं है हमारे पास, वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। एक गाल पे मारा ना तो उसी का उतना ही जवाब वापस मिलेगा, लेकिन हम खाएंगे भी नहीं, वो जरूरी नहीं बनता। तो ये जातिवाद के जो मायने हैं ना, ये इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो अपना ये भारत देश जो है ना, ये बड़ा ही कठिन नहीं, बहुत सरल देश, कठिन नहीं है, बहुत सरल देश है। अंत में आ रहा हूं तो एक बात बताता हूँ, यहाँ पे किसी को पटाना हो ना तो ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, बहुत आसान है। उसको ना झांसा दे दीजिए, उसकी जाति का वास्ता दे दीजिए, नहीं माना तो धर्म का वास्ता दे दीजिए, उससे भी नहीं माना तो उसको बोल दीजिए तू मेरे गांव वाला है यार। अगर उससे भी नहीं माना तो उसको बोल देना तुझे अगले जन्म में अगर ये बनना है ना तो तू मेरा मान। किसी को भी अगले जन्म का प्रलोभन दे दीजिए, तुरंत मान जाएगा। उसको बोल देना अगले जन्म में तुझे मनुष्य योनि में फिर से जन्म लेना है तो तुझे फलाने भगवान की ये पूजा करनी पड़ेगी, तुरंत तैयार। नहीं, मुझे वापस किसी कुत्ते बिल्ली के जन्म में जाना नहीं है, मुझे इंसान के ही जन्म में जाना है। उसको ये पता नहीं होता कि पिछले जन्म में क्या है, लेकिन फिर भी उसको अगले जन्म में उसको इंसान ही बनना है। मरने के बाद किसको पता कौन कहा जाता है, मिट्टी तो हो जाती है, सब जमीन में ही मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसको बनना है, इंसान ही बनना है। तो ऐसे इंसान बनने के लिए उस चक्कर में
वो किसी भी ब्राह्मण के सामने, किसी भी पुरोहित शाही के सामने झुकने के लिए तैयार हो जाता है, और जितनी भी दक्षिणा बोलो वो दक्षिणा देने के लिए भी तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है। और ये पुरोहित शाही जो है ना, वही संविधान की भी आस है। संविधान, भारतीय संविधान की जो आस है ना, समतापूर्ण समाज बनाने की, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा ये पुरोहित शाही, जिसका उदाहरण हम अभी देख रहे हैं शबरीमाला के इंसिडेंट। क्यों जाए हम उस मंदिर में जिस मंदिर से हमें हमेशा घृणास्पद व्यवहार मिला है? हम क्यों जाए उस भगवान के पास जो कहता है कि अगर औरतें हमारे सामने आ गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम भ्रष्ट हो जाएंगे। और औरतें भी कह रही कि नहीं, ये हमारे समानता का अधिकार है। अरे काहे का समानता का अधिकार? जिस चीज को लात मारनी चाहिए आप उसी को जाके उसके पैर छू रहे हो। हमें ये बदलना चाहिए, हमें इसके आगे जाना चाहिए। और महिलाएं जब तक अपना ईश्वरवाद नहीं छोड़ती, भारत की महिलाएं जब तक अपना ईश्वरवाद नहीं छोड़ती, तब तक महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगा। अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो उन्हें कहिए शबरीमाला के पहाड़ियों पर ना जाइए, रायसीना की पहाड़ियों पर जाइए। शबरीमाला में एंट्री मत मांगिए, रायसीना की पहाड़ियों पे जो पार्लियामेंट है ना, वो पार्लियामेंट में 50% की एंट्री मांगिए, वहां के लिए लड़िए। लेकिन नहीं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, इनको चाहिए कि महिलाएं आए और महिलाएं मंदिर के लिए लड़े। जब वो मंदिर के लिए लड़ेंगे तभी पुरोहित शाही के सामने झुकेंगे, क्योंकि पुरोहित शाही के हाथ से ये निकलता हुआ जो ये बफर मास है, जो ये फ्री लेबर है, पिछड़ों का और महिलाओं का फ्री लेबर है ना, वो बिखर रहा है। पुरोहित शाही चाहती है कि नहीं, वो उनके हाथ से छूटे नहीं। अगर गुलाम ही चले गए तो शोषक क्या करेगा? ये शोषकों को चाहिए कि उनका शिकंजा उन पर कसा रहे, और इसीलिए ये शबरीमाला जैसे इंसिडेंट हो रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई मुझे कहे कि बाबा नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ जा रहे हैं, नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 90 साल पहले ही बता दिया था, टेम्पल एंट्रीज के बारे का जो राजकारण था, टेम्पल एंट्रीज का जो एक पॉलिटिक्स था, वो किस तरीके से फेल्योर है। कालाराम मंदिर हो या पुणे के पर्वती का मंदिर सत्याग्रह हो, वो पूरे का पूरा लेवल पे फेल हो चुका था वो पॉलिटिक्स। और बाबा साहब ने जो पॉलिटिक्स एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसमें फेलियर मिला, उसको वापस कभी दोहराया नहीं। जो सीख हमें 90 साल पहले मिली है वो हम वापस क्यों दोहराएं? तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती जाती है। ये काम गांधी जी ने भी किया, ये काम विनोबा जी ने भी किया, सावरकर जी ने भी किया, और आज बीजेपी कर रही है। जिन मंदिरों ने हमारा शोषण किया है, उन मंदिरों में हम जाने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो हमें यहाँ के सवर्णों की जो बात है वो समझनी चाहिए कि आरक्षण ये जातीय अत्याचारों के बदले में किया गया अत्याचार है। आरक्षण हमारा अधिकार है, और आरक्षण पिछड़ी जातियां उतना ही पाती हैं जितना उनका अधिकार है। आरक्षण तो बस एक जरिया है आपके साथ आने का। जो पिछड़े हमारे साथ, जो अगड़े जो वर्ग है जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आरक्षण तो बस एक जरिया है इक्वल लेवल पर आने का, इक्विटी पाने का, और इन सब अगड़े से कंधों से कंधा मिलाकर चलने का एक अच्छा सा जरिया है। अभी आइएगा आप सब मेरे घर में और देखिए कि किस प्रकार से मेरे सारे साथी हैं वो रहते हैं, किस प्रकार से वो जीते हैं। कभी कोई प्राइवेट ट्यूशन वालों की फैसिलिटी हमारे बच्चों के पास नहीं होती, 24 घंटे लाइट होने की फैसिलिटी नहीं होती। बच्चे उठते हैं, लड़कियां उठती हैं, तो उन्हें पहले डर सताता है कि माँ बाप काम पर चले गए हैं, दिहाड़ी पर चले गए हैं, रोजंदारी पर चले गए हैं, हमें घर का पानी भी भरना है, छोटे भैयों को भी संभालना है, और जरूरत पड़ी, अगर हो सके उम्र थोड़ी सी बड़ी हो, 12-13 साल की, तो उन्हें काम पर भी जाना है। उनके पास रिसोर्सेस उतने नहीं होते जितने अगड़ों के पास होते हैं, उनके बच्चों के पास होते हैं। तो उन्हें भी बराबरी के मौके पर, बराबरी के लेवल पर आने का एक उतना ही अधिकार है। तो इससे भी अगर किसी का दिल नहीं भरता है तो बस एक बार हो सके तो कभी पुलिस स्टेशन जाके आइएगा, कभी कोर्ट जाके आइएगा, और देखिए वहाँ पे तो सरनेम आपको ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में मिलेंगे। पुलिस को अधिकार होता है 24 घंटे किसी को भी डिटेन करके रखने के लिए। कोई भी केस कहीं भी हो जाती है तो 24 घंटे के लिए किसी को भी पकड़ के लाकर जेल में डाल देती है, और नाम बता दिया जाता है कि बाबा इन्होंने किया था, शक की बुनियाद पर हमने पकड़ दिया है। हम जब रेस में भागते हैं तो हमारे पास
गरीबी तो होती ही है, साथ में उत्पीड़न होता है, जातीय उत्पीड़न होता है, यौन उत्पीड़न होता है, पुलिस की मार होती है, जेल की सलाखें होती है, म्यूनिसिपालिटी की दीवारें होती है, और स्कूल में मिलने वाली दोहरी वाली मानसिकता की भेदभाव वाली होती है। हम जब भी रेस में आगे बढ़ते हैं तो हमें हर बार एक जंप करने के बाद हमें दूसरी हर्डल तैयार है, हमें स्पीड ब्रेकर है, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे दौड़ रहे हैं उनको कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, उनको हर्डल नहीं है, वो स्मूथ रास्ते से दौड़ रहे हैं। हम भी वही चाहते हैं कि एक बार हमसे मुकाबला करके देखें, बस खुले रास्ते में मुकाबला करके देखें। हमारे जो थर्ड नैरेटिव है उसको सुनने की दरकार होगी। आज देश में दो ही चीजें हो रही है, एक तो आप कांग्रेस के बाजू से बोलोगे तो कांग्रेस वाले, या कांग्रेस के अगेंस्ट बोलोगे तो आप बीजेपी वाले। तो हमारे भी थर्ड नैरेटिव है, आप उसको सोच कर देखिएगा। और ये जातिवाद और जातीय उत्पीड़न, ये जो प्रॉब्लम है, ये इस देश के पिछड़ों का प्रॉब्लम नहीं है, ये इस देश के सवर्णों का प्रॉब्लम है। उनको सवर्णों को तकलीफ है जाति से, उनको सवर्णों को तकलीफ है पिछड़ों से। तो मैं खत्म करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी मिटाइएगा। बहुत हो गया, बहुत देर हो गई और खत्म होना चाहिए। आदमी ज़्यादा देर बीमार नहीं होना चाहिए।